डिपार्टमेंट है। आपने कभी इसको देखा है जाके कि किस तरह से फूड प्रिपरेशन हो रही होती है, उसकी स्टोरेज कैसे हो रही होती है? कभी देखा है आप लोगों ने अपने हॉस्पिटल के फूड सर्विस में जाके, किचन में जाके? कभी नहीं देखा। सही। तो ये इसीलिए मुझे इस टॉपिक के हवाले से आप लोगों से बात करनी, वरना ये हमारा फूड सर्विस डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो इसको वही लोग इसको पढ़ाते हैं। और आज भी आपकी सेकंड हाफ में यानी फर्स्ट पे जो सेशन है वो मेरा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत गंदगी होती है। तो फर्स्ट सेशन मेरा है, इसके बाद फूड सर्विस न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से हमारे पास मिसबा हैं, वो आप लोगों का हाफ सेशन लेंगी। हम बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगी। तो होता क्या है, फूड का हमारी हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर किस तरह का कंट्रीब्यूशन हो सकता है इन्फेक्शन के हवाले से, और हमें क्या करना है। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल को क्या करना है। तो थोड़ा सा आउटलाइन है कि हमें ऑर्गेनिज्म जो फूड को स्पॉइलेज करता है उसका क्या रोल है, और क्या रिस्क है, कौन सी डिजीज की ट्रांसमिशन हो सकती है और कैसे हो सकती है, और इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए रिसीविंग, स्टोरेज, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड्स के। ठीक है, तो हम जरा थोड़ा सा फास्ट जाएंगे कि हमारा हाफ सेशन जो है वो निस्पा लेंगे आगे। ठीक है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन कैसे होती है? बैक्टीरिया एंड फंगाई, ईस्ट एंड मोल्ड्स आर द प्रिंसिपल टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज फूड स्पॉइलेज एंड द फूड बोर्न इलनेसेस। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगाई आप तौर पे देखा होगा कि एक फफूंदी सी होती है, ब्लैक बी और ब्राउन बी और ग्रीनिश बी। ये टाइप ऑफ ईस्ट एंड मोल्ड्स होते हैं जो फूड में ग्रो करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियाज भी होते हैं। ठीक है, food may be contaminated by organisms at any time during harvest, storage, processing, distribution, handling and preparation। किसी भी स्टेज पे हो सकता है। The primary source of the microbial contamination are the soil, air, animal feed, animal hides and intestine, plants, surfaces, sewage and the food processing machinery or utensils जो कि किचन में यूज किए जा रहे होते हैं। Under optimal growth condition, depend क्या bacterial cell may divided approximately every 20 minutes. Thus, a single cell can produce almost 70 billion cell in 12 hours. सोचें 12 घंटों में कितना ज्यादा organisms की growth हो चुकी होगी food में। The factors that influence the growth of the bacteria include nutrient availability, moisture, pH, oxygen level, and the presence or absence of the inhibiting substance. For example, antibiotics अगर कुछ ऐसी चीज वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन या कुछ नहीं है तो ये सारा किचन के अंदर मौजूद होता है। वेटनेस भी होती है, मॉइस्चर, पीएच भी, और टेम्परेचर भी कंट्रोल नहीं होता। तो सोचें कि बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं जहाँ पे इसको ग्रो करने का मौका मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो किचन में मौजूद हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। When a bacteria contaminate a food substance, it takes some time before they start growing. इनकी कुछ stages होती हैं, जिसका पहली स्टेज है लेग फेज। लेग फेज क्या होता है कि इसमें पीरियड व्हेन द बैक्टीरिया आर एडजस्टिंग टू द इन्वायरमेंट, एडजस्ट कर रहा होता है। फॉलोइंग द लेग फेज इन द लॉग फेज, लेग फेज के बाद लॉग फेज आता है। एज द पॉपुलेशन ग्रोज, द बैक्टीरिया कंज्यूम अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स एंड दे प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स। When the nutrient supply is useless या finished या complete, the growth rate enter a stationary phase in which the number of the viable bacteria cell remain the same. During the stationary phase, the rate of the bacterial cell growth in the equal to the rate of the bacterial cell death. यानी जितना वो बैक्टीरिया डेड हो रहे होते हैं उसी हिसाब से पैदा हो रहे होते हैं।
और व्हेन द रेट ऑफ द सेल डेथ बिकम ग्रेटर, जब ऐसा एक टाइम ऐसा आता है कि सेल डेथ जो है वो बढ़ जाती है, तो और जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं वो पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो यानी खाना के अंदर जब फूड के अंदर जब कंटामिनेशन होती है लैग फेज के अंदर, पहले तो वो उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वहाँ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं और वेस्ट जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उनके बाद जो उनके वाइबल बैक्टीरियाज होते हैं उनकी डेथ भी हो रही होती है और न्यू प्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं, और एक टाइम आता है स्टेशनरी फेज जिसमें डेथ्स बढ़ जाती है बैक्टीरिया की और उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होना कम हो जाती है। तो वो एक डिक्लाइन फेज में आके, यानी खाना उस वक्त इस हालत में आ चुका होता है कि उसको देखा भी नहीं जा सकता। फूड प्रोवाइडर जो एक food provided distinctly different physical and physiological condition from the drinking water. With the high concentration of carbohydrates, proteins, and ionic strength, food is much closer to the human physiological stage than drinking water. यानी फूड से जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू पानी के। Microbes that can multiply in human and cause disease can grow in food. जो भी ह्यूमन को जो ज्यादा डिजीज देते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं इन ह्यूमन बॉडी, वो फूड के थ्रू ज्यादा होते हैं। Virtually all food source contain 1,000 times more bacteria than drinking water. Thus, food is more health risk to individual than water. यानी फूड की केयर करना ज्यादा, उसको केयर करना चाहिए एज कंपेयर टू वाटर। हम अपने हॉस्पिटल्स में देख रहे होते हैं कि पानी की ट्रीटमेंट पे हम काम कर रहे होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर पे हम काम कर रहे होते हैं। मिनरल वाटर पेशेंट के लिए ड्रिंकेबल वाटर जो है मिनरल वाटर आ रहा होता है, ऑल्दो वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन एज कंपेयर टू फूड पानी के अंदर सोर्स कम होता है लेकिन फूड के अंदर इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमें अपने किचन की तरफ भी देखना चाहिए, फूड सर्विस एरिया की तरफ भी, कि वहाँ के क्या हालात हैं। फूड इलनेस इन हॉस्पिटल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? कुछ बैक्टीरियाज, चंद बैक्टीरियाज के नाम यहाँ पर हैं और उनकी क्या इंक्यूबेशन पीरियड होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं और रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, उसको देख लेते हैं। साल्मोनेला सबको पता है, टाइफॉइड जिससे की वजह से पैदा होता है साल्मोनेला, आजकल हम बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं एमडीआर साल्मोनेला को, और एक्सडीआर साल्मोनेला भी आ रहा है, यानी कि बिल्कुल ही रेजिस्टेंस किस्म का साल्मोनेला जो कि फेटल भी होता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड इसका मोर देन 12 आवर्स है। डायरिया, फीवर, वॉमिटिंग कॉज करता है और अंडर कुक मीट, पोल्ट्री, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में ज्यादातर पाया जाता है। यूएसए की एक स्टडी थी जहाँ पे साल्मोनेला आउटब्रेक हुई थी, तो वहां पे उन लोगों ने जब स्टडी किया कि आखिर ये साल्मोनेला का आउटब्रेक है और आ कहाँ से रहा है, सोर्स क्या है, पता चला कि वो जो बच्चे चिप्स खाते हैं और उसके ऊपर जो मसाला स्प्रिंकल करते हैं, उस मसाले के अंदर साल्मोनेला की ग्रोथ मौजूद थी, जिससे बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था यूएसए में कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले। तो हमें इन सारी चीजों को देख, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये है कि क्वालिटी कंट्रोल तो नहीं है। 5-5 रुपए के, 10-10 रुपए के चिप्स आमतौर पे मार्केट में अवेलेबल होते हैं और बच्चे बड़े शौक से खा रहे होते हैं, और वो एक ऐसी फूड है कि जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है और बच्चे घर का खाना बंद कर देते हैं और वो सारी चीजें वो खा रहे होते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा सोर्स है साल्मोनेला का जो कि हो सकता है, इवन कि स्टेफिलोकोकस उसके अंदर हो सकता है। तो इन इन चीजों को देखने की जरूरत है। इसके अलावा किचन में अंडर कुक मीट, यानी अगर जो भी खाना पक रहा है स्पेशली गोश्त वगैरह, तो उसको बहुत अच्छा सा कुक होना चाहिए। इसी तरह से कहते हैं कि एग्स, तो एग को बहुत अच्छा सा फ्राई होना चाहिए। हाफ फ्राई एग के अंदर साल्मोनेला ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह। इसके अलावा स्टेफिलोकोकस जो कि लेस देन 4 आवर्स के अंदर इसकी इंक्यूबेशन पीरियड है और इसके सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड, लेकिन इसमें फीवर नहीं होता। अनरेफ्रिजरेटेड, unproperly refrigerated milk and the dairy product और eggs and meat इसके अंदर पाया जाता है। ये इसकी वजह से हमारे अंदर ट्रांसमिशन हो सकती है ऑर्गेनिजम्स की। तो स्टेफिलोकोकस लेस देन 4 आवर्स, अगर कुछ खाना खाने के 2-3 घंटों के अंदर ही
पेट में दर्द और वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई तो समझ जाए कि ये स्टेफ का जो है इन्फेक्शन हुआ है और किसी ऐसी वजह से हुआ है जो कि प्रॉपरली रेफ्रिजरेटेड नहीं है या कोई ऐसा खाया गया है जो प्रॉपरली कुक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा प्रेफरेंजेस, सी प्रेफरेंजेस है जो कि मोर देन 12 आवर्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। डायरिया, वॉमिटिंग करता है, ये भी मीट्स एंड पोल्ट्री एंड ग्रेवी। यानी कि अगर हम जर्नलाइज एक अपना वो बना लें कि हमारा ये तरीकाकार होना चाहिए कि जो भी खाना पकेगा वो पूरी तरह से अच्छी तरह से वेल कुक हो और जो रेफ्रिजरेट की गई है उसका टेम्परेचर मेंटेन हो, तो अच्छी कूलिंग में उनकी चीजों को रखा जाए और वेल कुक फूड खाया जाए। ठीक है, कंपाइलोबैक्टर मोर देन 12 आवर्स, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, रॉ एंड अंडर कुक पोल्ट्री, अनपेस्चराइज्ड मिल्क एंड कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हो सकता है। बैसिलस सीरियस या प्रीफॉर्म टॉक्सिन वो करता है, ये टॉक्सिन रिलीज करता है। लेस देन 6 आवर्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। नोजिया, वॉमिटिंग, इनप्रॉपरली रेफ्रिजरेटेड कुक एंड फ्राइड राइस, मीट्स वगैरह के अंदर ये ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट बनते हैं। ठीक है जी। शिगेला 1 to 3 days इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, डायरिया, फीवर, वॉमिटिंग, ब्लड, पस एंड म्यूकस इन स्टूल हो सकता है। और ये रूट क्या है? फिको ओरल रूट है, यानी हैंड वॉश अगर प्रॉपरली नहीं किए हैं, वो वॉशरूम से होकर आए हैं या बच्चे के डायपर चेंज किए हैं और प्रॉपरली नहीं हैंड वॉश किए हैं, तो ये एक सोर्स बनता है फूड एंड वाटर को कंटेमिनेट करने का। विब्रियो कॉलरा सब जानते हैं, बहुत ही खतरनाक चीज, पूरे गांव के गांव इसने खत्म कर दिए थे। और इसी की रिप्लेसमेंट के लिए जो हमारी ORS बना था, तो इसको 21वीं सदी 20वीं सदी का सबसे बड़ी बेहतरीन मेडिसिन करार दी गई थी ORS को, क्योंकि विब्रियो कॉलरा की वजह से मरने वालों की तादाद हजारों में थी। ठीक है जी, तो विब्रियो कॉलरा एक टाइप ऑफ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 days है। प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया, समटाइम डिस्क्राइब्ड एज अ राइस वाटर स्टूल, वॉमिटिंग, थ्रस्ट, लेग क्रैम्प्स, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद ये सारी रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी, ये सारी चीजें सिम्टम्स आ रहे होते हैं। और होता क्या है? रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या? सोलो फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद द कॉलरा बैक्टीरिया। ये ऐसे किसी खाने में या पानी में जहाँ कॉलरा बैक्टीरिया मौजूद है, वो वाटर प्रॉपर्ली ट्रीटेड नहीं है या फूड सेफ या वेल कुक नहीं था, तो उसमें ये बैक्टीरिया पाया जा सकता है। हेपेटाइटिस ए, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 15 to 50 days है। डेवलप जॉइंटस, जनरल मिलेज, पेन इन द एब्डोमेन, नोजिया एंड डायरिया, और ये भी वाटर फूड्स, सेलफिश सैलेड इसकी अंदर इसके पाया जाता है। ये रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे कि ये चीजें हो सकती हैं। चैलेंजेस क्या होते हैं? Challenges क्या हैं in applying safety precaution during food handling? Provide optimal nutrition to patient in a safe and hygienic condition. ये मुश्किल हो जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी न्यूट्रिशन दें लेकिन सेफ एंड हाइजीनिक कंडीशन में, तो ये एक चैलेंज है कि कैसे दें। हाई क्वालिटी ऑफ फूड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ द पेशेंट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा खाना पक रहा होता है बहुत ज्यादा लोगों के लिए, इनकी स्टोरेज एंड प्रिपरेशन प्रॉपरली होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कुकिंग एडिक्वेटली मुश्किल हो जाती है कि जहाँ पे बहुत सारा मनों और टनों के हिसाब से खाना पक रहा हो, तो उसको कैसे वेल कुक किया जाए। फिर सर्विंग करना होता है, लाइक सुबह में अगर 8 बजे नाश्ते का टाइम है और 1 बजे लंच का टाइम है, शाम में 8 बजे या 7 बजे डिनर का टाइम है, तो आपकी टाइमिंग भी उस दौरान में इतना सारा खाना तैयार करना और उसकी सारी चीजों को प्रॉपरली सर्विंग करने के लिए भी तैयार करना, तो ये एक चैलेंज है। पेशेंट इन हॉस्पिटल पर्टिकुलरली एट रिस्क ऑफ द फूड बोर्न गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा एक डायरियल आउटब्रेक हो सकता है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने पेशेंट्स के ऊपर इनकी नजर भी रखनी है कि क्या हमारे पेशेंट में अचानक से कोई डायरियल हिस्ट्री तो नहीं आ गई है। पेशेंट एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा और इस तरह से अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको डायरिया स्टार्ट हो गया, तो जरूर देखें कि ये एक सोर्स हो सकता है।
ठीक है जी। तो मील मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ केयर, ये वैसा ही जरूरत है जैसा हम बाकी अपनी चीजों के लिए केयर कर रहे होते हैं, मेडिसिन के लिए भी और इंजेक्शन और प्रोसीजर्स के लिए भी, एनवायरमेंट के लिए भी, जो अब तक हमने पढ़ा है। इसी तरह से हमारे फूड सर्विस डिपार्टमेंट को भी देखने की जरूरत है। ठीक है जी। कॉमन कॉजेज क्या हो सकती हैं फूड बॉर्न जो इलनेसेस होती हैं उसकी, आउटब्रेक की। तो इनएडिक्वेट फूड हैंडलिंग एंड प्रिपरेशन, प्रॉपर्ली नहीं देखा गया है फूड को कहाँ पे किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, उसकी कुकिंग एंड प्रिपरेशन किस तरह से हो रही है, कटिंग कैसे हो रही है, स्टोरेज कैसे हो रही है, इनअप्रोप्रिएट है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं है वहाँ का, और कंटामिनेटेड फूड कंटामिनेटेड इक्विपमेंट के अंदर पकाया जा रहा है। ये भी होता है कि जहाँ पे गोश्त रॉ मीट रखा हुआ है वहीं पर अगर सैलड और इस तरह फ्रूट्स इस तरह की चीजें रखी हुई हैं तो ये कंटामिनेटेड हो जाती हैं, या जिन यूटेंसिल्स के अंदर वो रखा गया मीट, अनकुक मीट रखा गया, उसी में हम अपनी अनकुक जो सैलड और इस तरह फ्रूट्स की चीजें उस पर रख रहे हैं, या कटिंग बोर्ड वो यूज कर रहे हैं या नाइफ वो यूज कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा सोर्स बनता है फूड को कंटामिनेट करने का। इन्फेक्टेड फूड हैंडलर्स एंड द इनएडिक्वेट हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, हमारे जो अपने कुक हैं, जो हैंडलर हैं, फूड हैंडलर्स हैं, वो अगर खुद इन्फेक्टेड हैं, तो अगर उनको खुद को साल्मोनेला टाइफाइड है या उनका कुछ और डायरियल उनकी कोई डिजीज लगी हुई है किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से और उनकी प्रॉपरली हाइजीनिक वो नहीं है प्रैक्टिसेस, तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है कि हमारा फूड जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाए। ठीक है, तो प्रिवेंशन कैसे करनी है, हमें करना क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द फूड बॉर्न इलनेस आउटब्रेक। तो हमें क्या करना है, फूड सर्विस डिजाइन करना है, जहाँ पे हमारी सर्विंग हो रही है उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी। जैसे कि अगर आपका फूड सर्विस एरिया है, जो किचन है, उसमें जरूर देखना चाहिए कि उसको जहाँ पे फूड रिसीव हो रहा है वो उसी जगह से सर्विंग नहीं होनी चाहिए। यानी अगर एक रूम है जहाँ पे फूडिंग जो बाहर से आ रहा है परचेज होके, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो ड्राई फूड है, चाहे वो मीट है, तो वो रिसीविंग एरिया है, फिर वहां पे उनकी वॉशिंग एंड वो सारी प्रिपरेशन है, उसके बाद स्टोरेज, फिर वो सर्विस जहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जहाँ सारा खाना जो है तैयार हो गया, कुक हो गया, अब सर्विंग के लिए तैयार है, और फिर उसको सर्विंग के लिए रास्ता कौन सा जा रहा है, तो ये आपस में क्रॉस नहीं होना चाहिए। इनकी इस तरह के डिजाइनिंग होनी चाहिए कि वो एक जगह से कंटामिनेटेड फूड अगर एंटर हो रहा है तो दूसरी तरफ से क्लीन जो फूड सर्विंग के लिए जा रहा है उसका रास्ता दूसरा हो, ताकि क्रॉस कंटामिनेशन होने के चांसेस कम से कम हो जाए। इसमें बहुत अहम रोल आ जाता है फूड सर्विस डिजाइनिंग का। तो किस तरह से होना चाहिए कि यूजुअली सेंट्रल किचन जो इनसाइड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए। कुछ हॉस्पिटल आउटसोर्स करते हैं, जैसे मैंने कुछ हॉस्पिटल्स के बाहर देखे, बड़े बड़े ट्रक खड़े होते हैं सैलानी वाले, और इस तरह से वो लोग फूड सर्व कर रहे होते हैं। तो जरूर देखना चाहिए कि उन लोगों का जो कुकिंग है वो किस तरह की है, अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर हमारे अपने हॉस्पिटल के अंदर किचन है तो उसको फिर हमें देखना है कि किस तरह का उसकी डिजाइनिंग हुई भी है। शुड बी वेल लाइटेड, अच्छी रोशनी होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, कहीं लाइट है कहीं नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो धुएं की वजह से थोड़ा सा ब्लैकिश या डार्किश हुआ होता है। तो वहां पे लाइट अच्छी होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड एंड स्पेशियस टू अवॉइड क्राउडिंग, अच्छा खुला और वेल वेंटिलेटेड। सेपरेट एरियाज फॉर द फूड रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, जो मैंने भी आपको बताया था कि जहां से फूड रिसीव कर रहे हैं और इंस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद फूड स्टोरेज एरिया, फूड प्रिपरेशन एंड फूड पैकेजिंग टू अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन। Area for the cleaning dishes and utensils and the waste storage area should be separated from the food preparation area. जहाँ पे खाने के बर्तन धोए जा रहे हैं वो जगह सेपरेट होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आप सब्जियां धो रहे हैं या गोश्त धो रहे हैं, उस जगह से बर्तन धोने की जगह अलग अलग होनी चाहिए। एंड फूड स्टोरेज एरिया या वेस्ट स्टोरेज एरिया सेपरेट होना चाहिए। ठीक है जी। इन डायरेक्शनल वर्क फ्लो, यू शेप और रेक्टेंगुलर डिजाइन, जो मैंने अभी बताया था वो यू शेप में बताया था कि आपका एक रिसीविंग एरिया है और फिर एक आपका सर्विंग एरिया है, तो वो यू शेप में होना चाहिए ताकि कहीं पे भी क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो। इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन लाइक 10 एयर एक्सचेंजेस पर आवर, कुछ इस तरह का सिस्टम के वहां पे एयर एक्सचेंजेस कम से कम 1 घंटे के अंदर 10 फ्रेश एयर एक्सचेंजेस हों।
इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। मैंने एक जगह देखा, एक जगह मेरा विजिट था, वहां पे हम लोग किचन में गए फूड सर्विस एरिया में, तो वहां पे वो खाने का जो बचा कुचा लेफ्ट ओवर खाना था वो लोग सिंक में ऐसे डाल देते थे और बर्तन धोते रहते थे, और वो उससे लाइन चौक हो गई। अब जब लाइन चौक होगी तो सारा पानी अंदर ही आएगा, और वो सारा का सारा गंदा पानी होता है जो फूड सर्विस एरिया के अंदर होता है। तो इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है कि जहाँ पे अगर यूटेंसिल्स वॉश किए जा रहे हैं तो उनका जो वेस्ट है, जो उसके अंदर से जो लेफ्ट ओवर फूड है, उसको पहले से सेपरेट कर दें ताकि लाइन चौक ना हो। इसके अलावा इंश्योर फायर सेफ्टी, क्योंकि पूरे का पूरा वहां पे खाना आग और उन सारी चीजों पे चल रहा होता है, तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर और उन सारी चीजों का भी अच्छा एडिक्वेट रेंज होना चाहिए, फायर एग्जिट होने चाहिए, और लोगों को उसकी फायर ड्रिल भी होनी चाहिए, उनको पता हो कि अगर खुदा ना खास्ता फायर होता है तो उनको क्या करना है। ठीक है जी, फूड प्रिपरेशन जो आपकी प्रोसीजर्स है, परचेजिंग फूड फ्रॉम अ रिप्यूटेबल डीलर इन एन एसेंशियल स्टेप इन प्रिवेंटिंग फूडबॉर्न इलनेस फ्रॉम द इंट्रिंसिक कंटेमिनेशन। सबसे पहले हम जहाँ से परचेज कर रहे हैं वो एक अच्छा साफ सुथरा डीलर होना चाहिए। मसला ये है कि हम जैसे लो रिसोर्स के जो लोग होते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा, एक तो मसला ये होता है कि हमारे बजटिंग इश्यूज होते हैं, दूसरा हमारा थोड़ा सा चीजों को प्रायोरिटी करने वाले मामला भी खराब होते हैं। हम चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते कि कहाँ पे हमें एक्चुअल में इन्वेस्ट करके ज्यादा फायदा हो सकता है, और कहाँ पे हम उसको लेस प्रायोरिट करके उस पे चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो इस पे जरूर ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमारा पेशेंट सेफ कैसे हो सकता है। तो बेस्ट प्रायोरिटी हमारी पेशेंट सेफ्टी है, और उसको हम कैसे बेस्ट अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। फूड शुड बी फ्री फ्रॉम द एक्सट्रीम alteration in temperature. Shipment need to be scheduled to ensure proper freezer or the cold storage is maintained, ensure proper receiving procedure are in place. जब मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए टर्की गई थी हजीटबा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ का जो फूड सर्विस एरिया था मैं देख के वाकई हैरान हो गई थी। बहुत ही अच्छा, वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही वेल मेंटेन्ड, और उनके पास जो बड़े बड़े रूम्स थे जो फ्रीजर रूम कहलाते हैं, और वो जो मीट की फ्रीजिंग रूम्स थे वो अलग थे, जो वेजिटेबल और बाकी चीज़ों की जो फ्रीजर रूम्स थे वो सेपरेट थे, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। तो उनको और किस तरह से वो उनको रिसीव कर रहे थे, उनके पास पूरे पैकेजिंग में चीज़ें आ रही थी, वो लोग वहाँ पे उसकी मेजरिंग कर रहे थे और उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन करते थे कि कोई खराब चीज तो नहीं है, और उसके बाद उनकी स्टोरेज हो रही होती थी। तो इसको बहुत ही ज्यादा मेरा ख्याल है कि देखने की जरूरत है कि हम अपने लोगों को किस तरह से सेफ फूड प्रोवाइड करें। फूड नीड टू बी इंस्पेक्टेड एंड अप्रूव when it is brought into facility, ensure log are kept and staff or the appropriate authority know the criteria for the accepting and the rejecting product. Very important कि वहाँ पे कुछ नए लोगों को रिक्रूट करके वहाँ पे खड़ा करने के बजाय एक्सपीरियंस लोग हों जिनको पता हो कि क्या क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हमें फूड को रिसीव करना है या रिजेक्ट करना है। Thoroughly wash all raw unprocessed fruits and vegetables under running water. इस यहाँ पे पानी की ज्यादा जरूरत है, तो रनिंग होनी वाटर के साथ उसकी वॉशिंग, और क्या होना चाहिए, कुछ हम डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस भी यूज करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल होते हैं फॉर दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वॉशिंग, तो उसको भी यूज किया जा सकता है। डिस्कार्ड ऑल फूड फ्रॉम द ब्रोकन पैकेजेस और द स्वॉलन कैन। अगर कोई ऐसे कैन्स आ रहे हैं, स्पेशली आप जरूर जिसको देखिएगा, कुछ कैन्स ऐसे होंगे जो आप लोग खुद भी अगर बाहर ले रहे होते तो अगर कुछ स्वेलिंग या फूला हुआ कोई कैन है तो उसको मत पिएगा, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है जो कि टॉक्सिन रिलीज करती है, जो कि गैस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से कैन जो है वो स्वेलिंग हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और वो इंतहाई कंटामिनेटेड वेरी डेंजरस कैन, उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हमेशा इस चीज को जरूर देखें कि कैन फूड्स जो होते हैं या जूसेस जो हैं वो इस तरह के अगर हैं तो उसको बिल्कुल यूज मत करें, और एक्सपायरी डेट भी जरूर चेक करें। डिस्कार्ड एनी फूड विद द एबनॉर्मल अपीयरेंस और द ओडोर, स्मेल आ रही है या अपीयरेंस उसका ऐसा है तो उसको डिस्कार्ड करवा दें। ये किचन में भी होना चाहिए, और हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी इन चीजों को जरूर देखें, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं कभी कभी हम सोचते हैं कि इस पे पैसा खर्च किया है तो इसको डिस्कार्ड नहीं करना, लेकिन हमेशा याद रखें कि कुछ पैसे बहुत बड़ी सेहत के आगे कुछ भी नहीं होते।
Avoid direct contact with the food. Use clean spatula, spoons, tongs, scoops, fork और gloves तो जरूर पहने. Directly hand से उनको handling ना करें. When checking temperature of food, ensure thermometer are cleaned before and after use. Ensure that the food prepared to be served at a later time are cooked, chilled, and reheated at appropriate temperature to prevent contamination and microbial growth. आमतौर पे होता है कि हम खाना जो लेफ्ट ओवर फूड होता है उसको वो कर देते हैं, रेफ्रिजरेट कर देते हैं, और जो दोबारा यूज करना होता है तो हल्का सा वार्म करते हैं और उसको यूज करते हैं. तो कभी नहीं ऐसा करना चाहिए. खाने को अगर आपने गर्म करना है दोबारा से तो पूरा प्रॉपरली उसको हीटेड करना होगा, यानी वेल कुक करना होगा, ताकि उसके अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो चुकी है ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन तो वो भी किल हो जाए. यूज सेपरेट कटिंग बोर्ड फॉर द एनिमल फूड एंड द रॉ रेडी टू ईट फूड, फॉर एग्जांपल सैलड वगैरह या फ्रूट्स. तो उनकी नाइफ और कटिंग बोर्ड अलग होने चाहिए, अलग वॉश होने चाहिए, अलग क्रॉकरी होनी चाहिए जिसमें आप रखें, क्योंकि गोश्त में रॉ फूड के अंदर गोश्त वगैरह में ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे ऐसी खाना जो कि हम अनकुक खाते हैं, सलाद या फ्रूट, उसको कंटेमिनेट कर सकते हैं. कटिंग बोर्ड शैल बी प्रॉपर्ली क्लीन आफ्टर बीइंग यूज्ड. ऑल फूड प्रोसेसर, मिक्सर, ग्राइंडर शुड बी क्लीन, सैनिटाइज्ड, कंप्लीटली ड्राइड एंड रीअसेंबल आफ्टर ईच यूज. मैंने ऐसी जगह देखा कि एक तो वो क्योंकि बहुत बड़ी मिकदार में खाना पकता है, तो एक जगह मेरा इंस्पेक्शन था, जब मैंने वहां देखा तो वहां पे आटा गूंदने का एक बहुत बड़ा उनकी मशीन थी और उसको शायद उन्होंने कभी नहीं वॉश किया था, और वो उसके अंदर आटा वो लोग गूंदते थे और उसके बाद उसको वैसे के वैसे छोड़ देते थे. जब भी कभी उसके अंदर चूहे भाग रहे होते थे और कभी ये सारी चीजें, तो ये बहुत बड़ा एक सोर्स बनता है अगर उसको प्रॉपरली वॉश, क्लीन, डिसइंफेक्ट, ड्राई करके नहीं रखा गया तो वहां पे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी हो सकती है और इस तरह की जो इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं और इस तरह की रैट्स वगैरह भी, ये भी वहां पे उसको कंटामिनेट कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा इन्फेक्शन का बाइस बनता है. Proper food storage temperature to avoid condition allowing microorganism to proliferate, तो 10 to 60 centigrade are produced toxin. इस इतने टेम्परेचर के अंदर वो प्रोलिफरेट कर जाते हैं या टॉक्सिन वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. तो कुक टू प्रॉपर टेम्परेचर. Maintain cooked food at the adequate temperature. If consumed, the day of the cooking must be maintained always at कितना more than 60 centigrade पे होना चाहिए. If not, quickly refrigerated less than 2 hours to obtain 10 centigrade. Stored at 3 centigrade no more than 3 days. अगर आपका 3 centigrade पे है तो 3 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. Transported at 3 centigrade and put back on again more than 60 centigrade उसको और in less than 1 hours. मेंटेन फ्रोजन फूड्स लेस देन -18 सेंटीग्रेड. तो आपका जितना भी हॉस्पिटल फूड है वो इस टेम्परेचर पे होना चाहिए. फूड होल्डिंग टेम्परेचर स्टीम टेबल मेंटेन होना चाहिए जिसके अंदर मेंटेन हॉट फूड एट 57 सेंटीग्रेड या 135 फ़ारेनहाइट और अबव. इसके ऊपर रहना चाहिए. अगर वो गर्म है तो, यानी जो ट्रॉलीज ऐसी रखी जाती हैं जिसके अंदर फूड, हॉट फूड रखा जाता है, तो उसका टेम्परेचर जो अगर मेंटेन हो तो उसका टेबल इस तरह का होना चाहिए. शुड नॉट बी यूज टू वार्म फूड. नीम गर्म फूड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. और कोल्ड टेबल का क्या होना चाहिए कि मेंटेन कोल्ड फूड एट 5 सेंटीग्रेड या 41 फ़ारेनहाइट और लोअर एंड शुड नॉट बी यूज टू रेफ्रिजरेट फूड्स. रेफ्रिजरेट किया हुआ फूड नहीं यूज होना चाहिए इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर कम है तो. कोई रॉ अनकुक्ड एनिमल फूड स्टोर्ड विद द रेडी टू ईट फूड कभी नहीं होना चाहिए. गोश्त, रॉ फूड जो होता है, अनकुक्ड एनिमल फूड कभी भी पक्के पकाए खाने के साथ स्टोरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने भी बताया कि रॉ अनकुक्ड एनिमल फूड के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये क्या कर सकते हैं, ये आपके रेडी टू ईट फूड को खराब कर सकते हैं. ईच आइटम लेबल्ड एंड प्रॉपर्ली कवर्ड फॉर द कोल्ड स्टोरेज. उसकी जो आपने खाना रखा है वो कौन सा है, कब पका है, उसकी डेट और कितना टेम्परेचर उसका चाहिए, उसको उसके साथ उसको लेबल करके रखा होना चाहिए.
Ensure processes are in place to prevent cross-contamination to food during storage. Ensure that the facility refrigerators and freezer are regularly monitored with complete log. Daily इसका monitor होना चाहिए और उसकी log book maintain होना चाहिए with the temperature, date and time के साथ. Cooked food must be stored about raw food. जो आपका कुक फूड है वो ऊपर वाले शेल्फ में होना चाहिए और जो रॉ फूड है वो नीचे वाले शेल्फ में होना चाहिए. Raw animal food must be stored separate from the raw ready to eat food during storage and preparation. All food must be properly wrapped and are covered. Very important. सेफ्टी मेजर फॉर द सर्विंग. उसके बाद आ जाती है सर्विंग वाला फेज जिसमें हम आप पेशेंट को खाना दे रहे होते हैं. To visualize that the prepared food is transported to other areas in closed food cart or the covered container within proper time limit. अगर सुबह का नाश्ता जा रहा है या दोपहर का खाना जा रहा है या रात का डिनर जा रहा है तो आपका जो खाना प्रिपेयर्ड है वो ऐसे कार्ट में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए जो क्लोज हो, जो कि रास्ते से गुजरते हुए उसके ऊपर मट्टी, डस्ट, डर्टी एयर या कोई और कंटामिनेशन उसके ऊपर ना आ सके. ऑब्जर्व दैट द फूड इज सर्व्ड विद द क्लीन tongue, scoops, fork, spoon, spatulas are the gloves to avoid direct contact with the food. जो भी फूड हैंडलर्स हैं या सर्व कर रहे हैं उनका भी कैप होना चाहिए, मास्क होना चाहिए और उनके हाथ में तमाम स्कूप, फोक्स या स्पून्स होने चाहिए और ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए ताकि वो डायरेक्ट पेशेंट का जो फूड है उसको हैंडल ना करे. When checking temperature on food, ensure that the thermometer are cleaned appropriately before and after temperature. Very important. जिससे टेम्परेचर चेक कर रहे हैं उस थर्मामीटर को भी डर्टी ना यूज करना है ना रहने देना है. Ask how food prepared to be served at a later time are cooked, chilled and reheated. जरूर क्वेश्चन करें, ऑब्जर्व करें जो फूड हैंडलर्स हैं उनसे. Staff should be interviewed on the process for the cooling potentially hazardous foods, for example use of the blast chiller. कोई इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अगर यूज कर रहे हैं तो जरूर उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करें कि वो किस तरह से यूज कर रहे हैं और उनके लिए उनकी क्या गाइडलाइंस हैं. Procedure for the environment cleaning and the pest control. To maintenance of the high standard of the cleanliness in all areas is giving a high priority, particularly in area in which food is handled. क्योंकि वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल वेरी जरूर, वहाँ पे बिल्लियाँ, चूहे और कॉकरोचेस और इस तरह की सारी चीजें जमा हो सकती हैं क्योंकि फूड एरियाज हैं तो उसकी मेंटेनेंस हाई स्टैंडर्ड के साथ होनी चाहिए. इसकी क्लीननेस उन सारी चीजों को देखना. क्लीनिंग स्केड्यूल मस्ट क्लियरली आउटलाइन द फ्रीक्वेंसी विच क्लीनिंग टू बी कैरिड आउट, the material to be used including chemicals, the method to be used and the standard to be achieved. Food handler discovering paste or paste damage should report to the management immediately and get expert advice urgently. हमारी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इस चीजों को देख रहे होते हैं तो फूड हैंडलर्स के लिए जरूरी है कि वो सारी चीजों को इमीडिएट रिपोर्ट करें टू दी कंसर्न डिपार्टमेंट. कॉमन पेस्ट इंक्लूड इंसेक्ट्स, फ्लाइज, वेस्प, कॉकरोचेस, birds mainly, feral pigeons, sparrow and the rodents. ये आमतौर पे पाए जाते हैं. मैंने भी देखा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल में कबूतर तो स्पेशली बहुत होते हैं और बाकायदा उनको खाना देके पाला जाता है कि ये परिंदे हैं, लेकिन ये सारे जो हैं वो फंगल कॉज करते हैं और ये कंटेमिनेट कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को भी और हमारे पेशेंट फूड्स को भी. All deliveries of the raw material, packaging and the laundry are checked to ensure their freedom from the infestation. जरूर देखना चाहिए. Drain are kept clean and in good condition. A water trap is always maintained and the gullies have tight fitting metal grills. To reduce the risk of infestation, ensure that क्या करना चाहिए, premises and refuse areas are kept in clean and the tidy condition. Lids are always kept on waste bins which should be washed after emptying together with the surrounding area. Waste must not be allowed to accumulate. Food on display or awaiting preparation is always kept covered. Spills are cleared away promptly. Food is stored off the floor and the clear of the walls to facilitate regular inspection. Stock should be checked regularly and damaged stock removed. Food is stored in pest rodent proof container and lids are always replaced. जो भी चीजें ऐसी जो कुछ टिन में यूज की जाती हैं या बॉक्स में यूज की जाती हैं, जो पैक फूड्स होते हैं उनकी डेट एक्सपायरी को भी जरूर चेक करें
और उनको देखें कि वो उनकी अगर ओपनिंग हुई है तो कब ओपनिंग हुई है, जरूर उसके ऊपर डेट एंड टाइम मेंशन होना चाहिए। स्टाफ हाइजीन के लिए क्या होना चाहिए? फूड सर्विस स्टाफ शुड बी फ्री फ्रॉम एक्टिव कम्युनिकेबल डिजीज, फॉर एग्जांपल स्किन लीजन्स, बॉयल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो इसके लिए बाकायदा हॉस्पिटल के अंदर पॉलिसीज बनती हैं कि इनका कितना फ्रिक्वेंटली मेडिकल चेकअप होना चाहिए, ताकि अगर देखा जा सके कि इनमें कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है। फूड हैंडलर विद डायरिया मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द सर्विस अंटिल दे बिकम एसिम्प्टोमेटिक। ये इंचार्जेस की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्टाफ को देखते रहें, उनको मॉनिटर करते रहें कि अगर उनमें से किसी को डायरिया है तो उसको इमीडिएटली रिमूव कर देना है, मेडिकल वर्कअप के लिए भिजवाना है, और उसको जब तक वो सिम्टोमेटिक नहीं हो जाता ऑफ करना होता है। Smoking is prohibited in any area in which food is prepared or stored. Very important. Food handler must wash their hands regularly. तो हैंड हाइजीन की ट्रेनिंग फूड हैंडलर्स को देना, रेगुलर देना बहुत जरूरी है। Fingernail should be kept short and clean. Cut spots and the sores should be completely covered by the waterproof dressing. A clean apron should be worn when preparing, cooking or serving food. आपने अक्सर देखा होगा सबसे ज्यादा गंदे, ऑयली, ब्लैक, डार्क ब्लैक, मैले कुचैले एप्रन हमारे फूड हैंडलर्स के होते हैं। तो इसके ऊपर बाकायदा पॉलिसी या लॉक बनना चाहिए कि उनकी जो लिनन है वो रेगुलर वॉश होगी और रेगुलर उसको यूज किया जाएगा नीट एंड क्लीन को, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयली और इस तरह का काम, ग्रीसी काम होता है किचन में, जो कि डस्ट को एक्यूमुलेट करता है। और इसके अलावा वैक्सीनेशन, तो उनकी जो जितनी हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन, इसके अलावा कोई और टेटनस या उसकी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और ए की वैक्सीन, सारी सारी वैक्सीनेशन जो है उनकी होनी चाहिए। कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द फूड पॉइजनिंग क्या हो सकते हैं? फूड प्रिपेयर्ड टू फार इन एडवांस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर दैट इज नॉट अंडर रेफ्रिजरेशन, तो इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। कूलिंग फूड टू स्लोली बिफोर रेफ्रिजरेशन, not reheating food to high enough temperature to destroy food poisoning bacteria, अगर फ्रिज से निकाला और अच्छी तरह से कुक नहीं किया तो भी पॉसिबल है। The use of the cooked food contaminated with the food poisoning bacteria, undercooked food, not thawing frozen poultry from the sufficient time। ये इसका बहुत बड़ा एक है कि हम कहते हैं कि जो फ्रीज फ्रोजन जो थिंग्स होते हैं उनको थॉ करने के बाद दोबारा से री फ्रीज ना करें, क्योंकि होता क्या है कि जो भी हमारे मीट या इस तरह की जो मीट प्रोडक्ट्स या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होती हैं उनको जब हम फ्रोजन कर देते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो स्पोर्स फॉर्मिंग होते हैं और स्पोर्स बन जाते हैं। जब हम उनको थॉ करते हैं तो वो जो स्पोर्स होते हैं वो अपने कैप्सुलेटेड उससे निकलकर बाहर आ जाते हैं और वो बाकायदा और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। और उसको अगर थॉ किए हुए को दोबारा से अगर फ्रीज कर देंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो फूड हाईली कंटेमिनेटेड हो चुका है। इसलिए ये जरूर देखें कि जो फ्रोजन चीजें हैं वो थॉ होने के बाद दोबारा से री रेफ्रिजरेट ना हो। क्रॉस कंटेमिनेशन फ्रॉम द रॉ फूड टू कुक फूड
जी आवाज आ रही है? अभी बीच में शायद मेरे पास नेट का कुछ मसला हुआ था। ओके राइट, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स टू फूड सेफ्टी हैं। हैंड हाइजीन यानी क्लीनिंग, और उसके बाद आपको सेपरेट करना है रॉ और फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स। उसके बाद कुक करना है प्रॉपरली, और चिल रखना है अगर हमारे चिल आइटम्स को हम रेफ्रिजरेट कर रहे हैं तो। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द क्लीन लिनन जो हम यूज कर रहे हैं वहां पे लॉन्ड्री के अंदर, ट्रांसपोर्ट कार्ट शुड बी क्लीन फ्रिक्वेंटली, क्योंकि वहां पे आप एप्रन और इस तरह की चीजें या रुमाल वगैरह यूज हो रहे हैं, या डस्टर्स यूज हो रहे हैं। सेपरेट क्लीन एंड सॉइल्ड लिनन ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, दोनों की जो स्टोरेज है वो अलग होनी चाहिए, क्लीन एंड सॉइल्ड लिनन की भी। Clean linen should be properly protected during the storage of the protect them from the dust and soil during interfacility, loading, transport, and the unloading. It must be stored on shelves in the clean linen room. At least 4 to 6 inches of the floor are in cupboard with the door that can be closed. आपकी हमेशा जो कैबिनेट्स या इस तरह की स्टोरेज एरिया जो है वो अबव द फ्लोर होना चाहिए, फ्लोर के साथ बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। ट्रॉली विद द लिनन मस्ट नॉट बी लेफ्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड outside in the corridor or inside a clinical area. They can be placed outside room only for the period of the bed making. अगर कोई इस तरह की चीज हो रही है तो उसके लिए यूज करना। These are the references जो कि आपकी फूड हैंडलर के लिए मैंने तैयार किया था। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, और उसके बाद आपको थोड़ा सा टी ब्रेक मिलेगा क्योंकि 11:15 बजे मिसबा आ जाएंगी। तो हमारा ये आपके पास 2-3 मिनट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद टी ब्रेक होगी और फिर मिसबा का सेशन होगा। एनी क्वेश्चन? सो रहे हैं सब लोग क्या? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑल क्लियर, दैट्स ग्रेट। या तो तुम लोग सुनते नहीं हो या मैं बहुत सिंपल बोलती हूँ। जी सना। ओके सना, तंजीला फ्लोर जो है ना आमतौर पे सोप, सिंपल सोप एंड वाटर से वॉश होने चाहिए, क्योंकि वहां पे ऑयली चीजें होती हैं और जो ग्रीसी चीजें होती हैं और वहां चिपकने वाला मामला। तो सिंपल सोप, सर्फ या इस तरह की चीजों को, डिटर्जेंट्स को यूज किया जा सकता है। इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन जो हाइपोक्लोराइड है उसको भी यूज करते हैं, लेकिन उस वो फूड जो एक्सेप्टेबल है फूड के लिए उस वाली, हाँ जी, क्लोरीन को उस वाली रेंज में यूज करते हैं। बहुत ही मिनिमम सा होता है। अगर आपके पास क्लोरीन टैबलेट्स हैं, क्योंकि डिफरेंट हर एक जो क्लोरीन है उसके डिफरेंट फॉर्मुलेशन होती है, तो आप लोग देख लें कि जो बॉक्स अगर मौजूद है टैबलेट का, तो उसमें फूड के लिए कितनी क्लोरीन चाहिए, तो वो बहुत ही छोटा सा एक अमाउंट होता है जो हमें चाहिए होता है। बिल्कुल सना, ग्लव्स पहनने चाहिए, लेकिन फूड हैंडलर्स के लिए बेकरी ग्लव्स होते हैं, वो उनके लिए रेकमेंड है। ये जो लेटेक्स ग्लव्स पहनते हैं ये सही नहीं है, क्योंकि लेटेक्स ग्लव्स के अंदर पाउडर होता है और इसका जो मटेरियल है वो कुछ लोगों को एलर्जी कॉज भी करता है। तो इसका जो पाउडर है वो फूड को कंटेमिनेट कर सकता है। ये एग्जामिनेशन ग्लव्स होते हैं जो लेटेक्स ग्लव्स हैं, इसको यूज नहीं करना चाहिए फूड हैंडलर्स के लिए। आमतौर पे जो आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट बेकरी ग्लव्स होते हैं उसकी यूज करने की रिकमेंडेशन है। नादिया, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो खराब हो सकते हैं जिसको रेफ्रिजरेट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि फूड उतना ही प्रिपेयर हो जितना यूज हो जाए। लेफ्ट ओवर फूड
जिसको रेफ्रिजरेट करना चाहिए तो मैंने टेम्परेचर की एक पूरी स्लाइड दिखाई है, उस टेम्परेचर पे उसको किया जा सकता है और उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब उसको दोबारा यूज करना है तो उसको भी दोबारा अगेन वेल कुक करना होगा, ठीक है। जो कुछ ग्लव्स ऐसे होते हैं जमीन, कुछ ग्लव्स ऐसे होते हैं जो पाउडर्ड ग्लव्स होते हैं, आजकल कुछ विनाइल ग्लव्स भी आए हुए हैं जिसमें पाउडर नहीं होता, लेकिन ये एग्जामिनेशन ग्लव्स होते हैं, इसको किचन में यूज नहीं करना चाहिए जी। नादिया पॉलीथीन ग्लव्स होते हैं, जो बेकरी ग्लव्स कहते हैं उसको, पॉलीथीन ग्लव्स, जो ट्रांसपेरेंट शॉपर की तरह पॉलीथीन के जो ग्लव्स होते हैं, यस। अगर ट्रॉली में या फूड सर्विस ट्रॉली के अंदर खाना बचा है तो यस उसको यूज किया जा सकता है, अगर उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं है। जरूर इसको देखें कि एट टाइम ऑफ सर्विंग अगर उसके अंदर कोई कंटेमिनेटेड कोई स्पून या स्पेचुला यूज हो गया है तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट हॉस्पिटल का के अंदर से कंटेमिनेटेड होता है। लेकिन डायरेक्टली अगर से सर्विंग करते वक्त कोई कंटेमिनेशन नहीं है तो उसको रीयूज कर सकते हैं विद ऑल जो मैंने आपको गाइडलाइंस बताई इसको फॉलो करते हुए। ओके, ठीक है, अब आप लोग टी ब्रेक ले सकते हैं 10 मिनट की, और तब तक फिर आपका दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, हाफिज।